क्लास 9 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। पहले हमने बुक्स वाली डिस्कस की थी कि बुक्स में किस तरह से बताया गया है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी बताया था कि पॉवर्टी लाइन किस तरह से होती है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। Now, a common method used to estimate poverty in India is based on the income or consumption level mentioned above. तो यहाँ पर सबसे पहले एस्टिमेट करना पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो कहा गया सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम देख ले कि उसकी इनकम कितनी है और वो कितना कंज्यूम, जितना कमा रहा है और वो उतना खर्च कितना कर रहा है। ठीक है, उसके बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि वो पॉवर्टी में है या फिर above या फिर below. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirements, तो हर जगह में अलग अलग होती है। तो इसी तरह से इंडिया में जो मेन रिक्वायरमेंट होती है फूड रिक्वायरमेंट्स, कितना चाहिए जिंदा रहने के लिए, कितनी फूड्स नीडेड है, कितना कैलोरीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो फूडिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल्स एंड लाइफ, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा डिसाइडेड फॉर सस्टेनेंस। तो ये अलग अलग चीज़ें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फूड होता है, फिर क्लोथिंग्स होती है, फिर जो फुटवेयर्स ये एक्स्ट्रा हो गया, फ्यूल्स हो गई खाना पकाने के लिए जो भी फ्यूल्स चाहिए, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ये एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारा डिसाइड करता है कि आपके पास कितना है और आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। दिस फिजिकल क्वान्टिटीज आर मल्टीपल बाय द प्राइजेस इन रुपीज़। अब इसी सभी चीज़ों को क्लोथ, कपड़े में कितना पैसा चाहिए, फुटवेयर में कितना पैसा चाहिए, फ्यूल्स में कितना है, लाइट में कितना लगता है, एजुकेशन में कितना पैसा खर्च होता है, मेडिकल में कितना चाहिए होता है अगर बीमार, और एक तो फूड, पूरा मिला के ओवरऑल कितना अमाउंट बनता है, रुपीज़ कितना होता है पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए। तो उसके हिसाब से फिर वो एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ें किया जाता है। फिर आता है दूसरी चीज़, the formula or the present formula for food requirement is estimated of the poverty line is based on the desired calories. तो फूड जो हमें चाहिए होता है दिन भर में कितना, तो उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, हमें कितना फूड चाहिए। तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो फूड लेते हैं उसकी कैलोरीज कितनी चाहिए हमारे बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए। तो इसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो गया फूड के अंदर कैलोरीज। तो हमें वही फूड खाना चाहिए जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, और कितना ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो इसी तरह से कैलोरीज डिसाइड करता है कि हमें कितना अमाउंट कैलोरीज लेना चाहिए उसके हिसाब से। तो फूड आइटम्स सच एज सेरेल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। तो सेरेल्स जो है, पल्सेस जो है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ये रिक्वायर्ड जो है कैलोरीज को प्रोवाइड करती है। The required calories vary depending on age, sex and types of work that a person does. साथ साथ वो कैलोरीज जो हमें चाहिए खाने के लिए वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा है या फिर जो है मेल है, फीमेल है, या फिर वो कितना हार्ड वर्क काम करते हैं। तो इसी तरह से उसकी कैलोरीज भी चाहिए। जैसे बहुत कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करता है उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है, और जो काम बहुत ज़्यादा नॉर्मल काम करते हैं उसको कैलोरीज कम चाहिए होता है। तो इसी तरह से बच्चे होते हैं उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? वो बहुत ज़्यादा दिन भर एक्टिव रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं इसके लिए। सो द रिकमेंडेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया इज़ 24,000 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। तो यहाँ पे कितना चाहिए बोल रहा है, 24,000 कैलोरीज चाहिए होती है एक इंसान को एक दिन के अंदर, वो भी गाँव के अंदर। क्यों गाँव के अंदर? क्योंकि गांव में जो है थोड़ा सा फिजिकल लेबर ज़्यादा होता है, लोग काम ज़्यादा करते, खुद करते हैं, इसके लिए कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। तो 24 कैलोरीज, 24,000। वहीं पर इस शहर में, अर्बन एरिया में एक दिन में कितना चाहिए, 21। कितना चाहिए, 21। क्यों 300 कम है? क्योंकि यहाँ पे शहरों में लोग जो है मोस्टली देखा जाए काम जो है मोस्टली मशीन के थ्रू लगभग कम होता है, जितना फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए गांव में उससे कम होता है शहरों में। तो ये हो गया कैलोरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी तरह से उसके साथ साथ अब आता है कि
द मॉनिटरी मिनिमम एक्सपेंडिचर्स नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरीज। अब वो जो हमें फूड चाहिए उसे खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मॉनिटरी जो मिनिमम कितना हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा तब जाके हमें ये कैलोरीज हमें मिलना है, लेना है। तो डिपेंड करता है कि जो हम परचेस करते हैं रिक्वायरमेंट, वो फूड की प्राइस क्या है, तब वो कैलोरीज हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो टाइमली हर समय चेंज होता रहता है, क्योंकि प्राइजेस जो होती है वो क्या होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। लगभग कम तो बहुत कम होती है, हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसी तरह से जब वो बढ़ता है तो उसके हिसाब से उसको रिवाइज भी करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अवर एस्टिमेशंस द मिनिमम एक्सपेंडिचर्स, तो जो मिनिमम सबसे कम खर्च कर सकते हैं हम जितना, पॉवर्टी लाइन पर्सन वॉज फिक्स्ड, तो उसको देखने के लिए कितना किया, 816 पर मंथ फॉर रूरल एरिया पर पर्सन। एक इंसान अपने ऊपर अगर 816 रुपीज़ खर्च करता है गांव के अंदर, क्योंकि गांव में थोड़ा सा चीज़ें जो होती है मोस्टली एक्सपेंसिव नहीं होती है, वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग वो इजीली वहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाती है। तो इसीलिए 816 रुपीज़ पर मंथ बोला गया रूरल एरिया के लिए, गाँव के लिए। वहीं पर ही 1000 रुपीज़ जो है वो शहर के लिए, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, शहरों में सामान जो होती है वो थोड़ी महंगी आती है इसके लिए, तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ बोला गया। तो अभी देखो ये 2011 और 12 मतलब ये कब उसकी रिकॉर्डिंग की गई थी, अभी वैल्यू जो है इसकी बढ़ गई, क्योंकि ये 2011 और 12 का बता रहा है, और अभी जो हम लोगों ने मान लो कि 2020 हो गया, 2020 हो गया। तो इसी तरह से अब जब नया होगा, क्योंकि ये 10 इयर्स के अंदर चेंजेस होती है, तो 21 या 22 में वापस जब न्यू फिगर्स होगा तो ये फिगर्स के अंदर चेंजेस आ जाएगा, ये 1000 के ऊपर चला जाएगा और ये 1200 के आसपास चला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, सो इसी तरह से इसका अगर कोई मान लो कि अब ये पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, अब ये एक पर्सन का बताया गया है ना, एक अगर उसकी फैमिली में 3 जने, 4 जने, 5 जने, यहाँ पे देखो उसकी फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 816 जो है 816 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो उसको पूरे फैमिली को महीने में कितना चाहिए पैसे, 4080 रुपीज़। वो कितने फैमिली मेम्बर्स हो गए, 5, तो उसकी फैमिली में इतना पैसा चाहिए गांव के अंदर, तभी उसको हम बोलेंगे कि वो बंदा जो भी है, फैमिली जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी लाइन के क्या हो जाएगा, अब तो हम बोलेंगे ये पॉवर्टी लाइन का मेंशन कितना कर दिया, 816 किसके लिए, ये रूरल एरिया के लिए, गांव के लिए। तो अभी अगर कोई बंदा इतना इजीली अफोर्ड कर सकता है तो हम बोलेंगे ये अबव है, अबव पॉवर्टी लाइन। और कोई इससे नीचे कर रहा है, 800 है या फिर 800 से भी कम है, तो हम बोलेंगे बिलो, तो हम बोलेंगे इसको बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये मेजरमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो जिस तरह से कहा कि 816 जो है और उसके घर में 5 मेंबर्स है तो उसका 4080 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं पर ही अगर वो शहर में रहते हैं और 5 मेंबर्स हैं तो उसका 5000 हो जाएगा। तो ये एस्टिमेट कौन करता है, NSSO। इसे किसे बोलते हैं, NSSO। इसका फुल फॉर्म आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन से जो ये सारा काम डाटा कलेक्ट करना, जैसे हमारे पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होती है, डेथ कितना रेशियो है, तो ये जो भी डाटा होता है ये ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, NSSO। ठीक है, तो ये एस्टिमेट निकालती है। तो इसी तरह से इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से अगर लेस हो गया 1000 से तो वो फैमिली कहा हो जाएगा बिलो, और 1000 है या फिर 1000 से ऊपर है तो ये अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगा शहर के लिए। तो इसी तरह से ये सर्वे हमेशा आफ्टर 10 ईयर्स किया जाता है, क्योंकि प्राइस जो है बढ़ती रहती है। तो इसी तरह से फिर ये फिगर्स भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हमारे खुद की कंट्री का हो गया, हमारे इंडियंस का हो गया, लेकिन यही चीज़ जब वर्ल्ड में जब मेजरमेंट किया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी गरीब है, तो ये कौन बताता, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो करती है, तो वो है
मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती है, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक। तो मेनली जो है वर्ल्ड बैंक जो है ये सर्वे करवाती है, अब यूज़ करती है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। तो उनका क्या है कि वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा कंट्री जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है, तो डिपेंड करता है। तो इस तरह से उनका मेजरमेंट कितना है, कहा जा रहा है कि द स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड एज अ मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट, कि कितना चाहिए खाना, जो भी ये कैलोरीज के अकॉर्डिंग फूडिंग सारा एस्टिमेट इंक्लूड करने के बाद, तो कितना बताया गया है $1.9 पर पर्सन पर डे। PPP मीन्स पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो ये हो गया पर पर्सन पर डे PPP। तो ये हमारा कौन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर हमारे देश में कोई जो भी है, हमारे देश में लोग इतना खर्च करते हैं एक दिन में अपने ऊपर, तब वो देश कहा जाएगा कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अबव, अगर इतना खर्च नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये कंट्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एस्टिमेट कौन करता है, इंटरनेशनल के लिए वर्ल्ड बैंक करती है। तो अब मान लो 1.9 मतलब $1, तो इसलिए अभी एस्टिमेट करेंगे 1 ये डॉलर है, ठीक है। तो $1 इक्वल्स टू, तो अभी 70 रुपीज़ है, इंडियन वैल्यू के अकॉर्डिंग 70 है ना। और 9.9 मतलब मान लो कि टोटल 100 रुपीज़ ही मान लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं रफली कि 100 रुपीज़ ही मान लेते हैं। 1.9 की वैल्यू आ गई, अगर हम डॉलर्स को इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 1 पर्सन 1 डे 100 रुपीज़ अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो उस कंट्री को कहा जाएगा अबव पॉवर्टी लाइन, और जो नहीं कर रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखा जाए कि हमारे एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हमारे एस्टिमेट में कहा था कि 816 अगर गांव में कोई खर्च कर रहा है एक महीने के अंदर 116, तो इसको मल्टीप्लाई अगर 30 करते, क्योंकि ये 1 डे का था, तो ये कितना हो जाता है 3000। और ये देखो कितना डिफरेंसेस है, 816 और ये 3000, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एक अच्छा खासा गैप है, कितने का 2200 के आसपास का गैप है ये पूरा का पूरा। तो ऐसे एस्टिमेट जो है हमारे वर्ल्ड बैंक करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, तो वो बताते हैं। तो इसका मतलब हमारा इंडिया जो आएगा वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमारे लोग इतना तो कंज्यूम ही नहीं करते। गांव में तो 116 पर मंथ पर पर्सन, और यहाँ पे शहर में 1000 पर मंथ, ठीक है। तो ये पर पर्सन हो गया, उसको भी अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाए वर्ल्ड बैंक का कि ये उसके अकॉर्डिंग ये बहुत कम है। और 1.9 दैट इज़ हम लोग मान ले कि 100 रुपीज़ है ना, तो 100 रुपीज़ पर डे। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पर डे बोल रहा है, 100 रुपीज़ पर डे। तो 30 डेज में 300 मल्टीप्लाई तो 3000 ईजिली। तो ये और इस फिगर के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, 1000 और 3000। तो ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो एक मेजरमेंट करती है और बताती है कि कौन सी कंट्री कैसी है। अब देखो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था, एस्टिमेट किसने किया था, ये एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया मेथोलॉजिकली जो है यहाँ पे दिया गया था, चार्ट बनाया गया। सर्वे किया के बाद 1993 94 में हुआ, फिर 2004 एंड 5 में हुआ, फिर 2009 एंड 10 में, फिर 2011 एंड 12 में हुआ। उसके अकॉर्डिंग तो ये अर्बन, ये रूरल एरिया हो गया, ये अर्बन एरिया हो गया, ये पॉवर्टी रेशियो है। फिर ये इसकी मिलियंस के अंदर है, ये मिलियंस में आ गया, तो ये इसकी एस्टिमेट है सर्वे के अकॉर्डिंग। और सर्वे कौन करता है हमारे इंडिया के अंदर, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो करता है वो इंटरनेशनल। अब आता है एस्टिमेट, पॉवर्टी एस्टिमेट। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, जो भी हमने टेबल देखा कि जो डिक्रीज पॉवर्टी लाइन जो रेशियो हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, फ्रॉम 45% से जो था 93-94 में 37% आया था 2004 एंड 5 में, फिर वापस ये 22 में आ गया, कब 2011 एंड 12 के अंदर देखा गया इसकी पॉवर्टी रेशियो जो है, अगर हम लास्ट वाला देखते तो 22%। तो लगभग रेशियो जो है कम होते जा रहा है, पॉवर्टी जो है
हमारे देश के अंदर कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज़, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखा जाएगा पॉवर्टी जो लाइन है हमारा मे कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो 20% से भी कम हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ सालों के अंदर, तो हम 20% से भी कम हो जाएंगे। Now, although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, देखा था 73 और 93 के अंदर, the number of poor declined from 407 millions in 2004 and 5 में, वहीं पर ही 270 millions in 2011 and 12 में। तो ये परसेंटेज में था और ये मिलियंस में बताया जा रहा है। तो ये देख लो और इसमें फिगर देख लो, डिक्रीज हो रही है। सो विद इन एवरेज एनुअल, तो कितना डिक्रीज हो रहा है एनुअली देखा जाए तो 2.2 महीने में, साल के अंदर इतना डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह से ये बताया जा रहा है कि हमारा एस्टिमेट जो है पॉवर्टी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। ना अब हम डिस्कस करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स, जो हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ था कि वल्नरेबल ग्रुप्स कैसे कहा जाता है। द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो लिविंग below poverty line is also not same for all the social groups and economical classes in India। तो जो पीपल रहते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, वो सभी सोशल ग्रुप्स में और इकोनॉमिकल क्लास में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। वल्नरेबल सब सोसाइटी के अंदर एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप्स है जो वल्नरेबल बहुत ज़्यादा होते हैं? तो सोशल ग्रुप्स दैट आर मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कहा जाता है। वल्नरेबल मीन्स जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। वल्नरेबल मीन्स जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला नुकसान किसका होगा? इनका होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा जाए वल्नरेबल कौन है पॉवर्टीज के अंदर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरह से ये लोग बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं। अगर हम लोग इकोनॉमिकल ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि गांव के अंदर जो लेबर होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और हम अगर शहर में आते हैं तो जो कैजुअल लेबर है, जो डेली मजदूरी करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी अगर होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको होती है। अगर महंगाई बढ़ जाता है तो भी तकलीफ होती है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट इन्हें होता है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स ये भी दिया गया है यहाँ पर कि शेड्यूल ट्राइब्स है, फिर शेड्यूल कास्ट है। एवरेज इंडियन रेशियो जो है कि अभी 22% जो है 22% हमारा इंडिया के अंदर पॉवर्टी है। अब उसके अंदर कैजुअल लेबर जो है गांव के अंदर 34 है, और शहर के अंदर है जो नॉन फार्म है, जो अलग मजदूरी करते हैं, वो 34% है। तो ये इंडिविजुअल बताया जा रहा है। और ओवरऑल जो है देश के अंदर हमारा 22% अभी भी पॉवर्टी रेशियो है एवरेज। द एवरेज पीपल, अब यहाँ पे देखते हैं कि द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 22, कि पूरे इंडिया के अंदर जितने हैं वो 22 है। वहीं पर ही वाइल 43 आउट ऑफ 100 पीपल्स के अंदर देखा गया कि 100 पीपल्स ने 43 पीपल्स जो है शेड्यूल क्लास के, शेड्यूल ट्राइब्स के आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो 100 में 43 पीपल जो है उनको अपने डेली नीड्स जो है बहुत मुश्किल होती है उनको पाना। सिमिलरली कैजुअल जो वर्कर है, जो शहरों में काम करते हैं, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। वो कितना है? 34%। वहीं पर ही कैजुअल लेबर जो गांव में रहते हैं, ठीक है, कैजुअल फार्म लेबर जो एग्रीकल्चर में खेतों में काम करते हैं, वो भी है। एंड 29% जो शेड्यूल कास्ट, ये भी वेरी पुअर पीपल्स है। तो इसी तरह से लैंडलेस भी है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो भी बहुत सफ़र करते हैं। तो इट हैज़ बीन रिवील्ड बाय सम रिसेंट स्टडी दैट एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब्स हाउसहोल्ड ऑल द अदर 3 ग्रुप्स, दैट इज शेड्यूल कास्ट, एग्रीकल्चरल लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर ग्रुप्स हैव बीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी, कि इनमें धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है, इनकी गरीबी शेड्यूल कास्ट की कम हुई है, ठीक है, डिक्रीज हुए नीचे। एग्रीकल्चर लेबर में भी गरीबी कम हुई, अर्बन के अंदर कैजुअल लेबर के अंदर भी गरीबी दिखा गया कम हुआ है। लेकिन किसके अंदर नहीं हुआ है? शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर वो वैसा के वैसा ही है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया इसके अंदर कोई कमी दिखी नहीं है अभी तक, डिक्रीज उतना हुआ ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप्स इनकम इनइक्वालिटीज, इसके साथ साथ इनकम इनइक्वालिटीज भी है।
कोई फैमिली के अंदर ही कि इन पुअर फैमिली अगर देखा जाता है गरीब के अंदर, गरीबों में, पुअर फैमिलीज में, ऑल सफर्स बट सम सफर मोर देन अदर्स। सबको तकलीफ होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है दूसरों से भी। वुमेन्स, एल्डर पीपल एंड फीमेल्स, female infants and are denied equal access to resource available to the family। तो घर के अंदर अगर फैमिली के अंदर देखा जाए पुअर फैमिली में, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वुमेन्स को होती है, मदर होती है, बूढ़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे होते हैं उनको, फीमेल्स, लेकिन बच्चों में कौन, वो भी फीमेल्स। तो इनके पास रिसोर्सेज मतलब कि खाने की कमी है, कुछ है, तो कौन बाकियों को दे दिया जाएगा। वुमेन्स जो होती है हमेशा सोचते हैं कि चलो ठीक है बच्चों को दे दिया, मैं नहीं लूँगी, बाद में मैं कम ले लूँगी, इस तरह से होते हैं। एल्डर्स को कि वो घर पे रहते तो उनको इतना ध्यान, दवाई, जैसे मान लो बीमार पड़ के उनके पास पैसे नहीं है तो वो वैसी बीमारी पड़े रहेंगे, उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे उनको। तो इसी तरह से फीमेल्स को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, स्कूल नहीं भेजेंगे, घर पे बच्चों को संभालेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें देखा जाता है। तो ये ग्रुप्स कुछ ज़्यादा ही, मतलब गरीबों के अंदर देखा गया है कि ये कुछ ज़्यादा ही अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ करेंगे। ठीक।